नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी चमत्कार। आवाज सरोज शर्मा। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा और कुछ न सूझा। उसकी माता पहले ही मर चुकी थी। पिता का भी इस साल देहांत हो गया। प्रकाश जीवन के जो मधुर स्वप्न देखा करता था, वह सब धूलि में मिट गया। पिता ऊंचे ऊंचे ओहदे पर थे। उनकी कोशिश से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी आशा थी, पर वे सब बातें धरी की धरी रह गई। अब प्रकाश के लिए वही 30 रुपए महीने की ट्यूशन रह गई। पिता ने कुछ संपत्ति छोड़ी न थी, उल्टे बधू का बोझ और सिर पर लाद दिया। संध्या का समय था। प्रकाश ने अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठकुराइन ने आकर कहा, अभी न जाओ बेटा, जरा मेरे साथ बैठो, तुमसे कुछ सलाह करनी है। प्रकाश ने मन में सोचा, आज कैसी सलाह है? वीरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा? उसे भीतर ले जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? बीरू को ब्याह दूं? एक बहुत अच्छे घर की लड़की मिली है। प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो वीरू से ही पूछिए। नहीं नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ। प्रकाश ने असमंजस में पड़कर कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दूं? उसका 20वां साल है, लेकिन यह समझ लीजिए कि अब पढ़ाई हो चुकी। तो अभी ना करूं, यही सलाह है? जैसा आप उचित समझे। मैंने तो दोनों बातें कह दी हैं, तो कर डालूं? मुझे यही डर लगता है कि लड़का कहीं बहक न जाए। मेरे रहते इसकी तो आप चिंता न करें। हाँ, इच्छा हो तो कर डालिए, कोई हर्ज भी नहीं है। सब तैयारियां तुम्ही को करनी पड़ेगी, यह समझ लो। तो मैं इनकार कब करता हूँ? रोटी की खैर मनाने वाले शिक्षित युवकों में एक प्रकार की दुविधा होती है, जो उन्हें अप्रिय सत्य कहने से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। बात पक्की हो गई और विवाह का सामान होने लगा। ठाकुर साहब उन मनुष्यों में थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं मूल्यवान थी। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हजार रुपए खर्च करने का अधिकार कुछ कम गौरव की बात न थी। देखते ही देखते फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बनकर बैठ गया। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आया है, कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए है, कहीं गैस और समियाने वाला खुशामद कर रहा है। वह चाहता तो 200-400 रुपए बड़ी आसानी से बना लेता, लेकिन इतना नीच न था। फिर उसके साथ क्या दगा करता, जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया था। जिस दिन उसने 5 हजार के जेवर खरीदे, उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं, और दुनिया में ऐसे आदमी पड़े हुए हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5 हजार के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीजें की देखकर आंखें ठगी हो जाए। सच कहता हूँ, बाज चीजों पर तो आंख नहीं ठहरती थी। चंपा ईर्ष्या जनित विराग से बोली, हमें क्या करना है? जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने। यहाँ तो रोकर मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। चंद्र प्रकाश, इन्हीं लोगों की मौज है, न कमाना न धमाना। बाप दादा छोड़ गए हैं, मजे से खाते और चैन करते हैं। इसी से कहता हूँ कि ईश्वर बड़ा अन्यायी है। चंपा, अपना अपना पुरुषार्थ है, ईश्वर को दोष क्यों देना? तुम्हारे बाबा दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते। यहाँ तो रोटियां चलाना मुश्किल है, गहने कपड़े की कौन रोए। और न इस जिंदगी में कोई ऐसी आशा ही है, कोई गट की साड़ी भी नहीं रही कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लूं। मैं तो इसी सोच में हूं कि ठकुराइन के यहाँ ब्याह में कैसे जाऊंगी। सोचती हूँ बीमार पड़ जाती
तो जान बचती। यह कहते कहते चंपा की आंखें भर आई। प्रकाश ने तसल्ली दी। साड़ी तुम्हारे लिए लाऊं? अब क्या इतना भी न कर सकूंगा? मुसीबत के ये दिन क्या सदा बने रहेंगे? जिंदा रहा तो एक दिन तुम फिर से पांव तक जेवरों से लदी रहोगी। चंपा मुस्कुराकर बोली, ऐसे मन की मिठाई मैं नहीं खाती। निभाह हो जाए यही बहुत है, गहनों की साथ नहीं। प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर लज्जा और दुख से सिर झुका लिया। चंपा उसे इतना पुरुषार्थहीन समझती है। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ी। गहने उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, मुझे इसकी आशा न थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो। गहनों की बात सुनकर जी जलता है। वैसी चीजें तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगोगी। गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है? तो ऐसे बहुत सी औरतें देखी है जो गहने पहनकर भद्दी दिखने लगती के यहाँ यार है। सॉरी, ठाकुर साहब भी मतलब के यार है। यह ना हुआ कि कहते इसमें से कोई चीज चंपा के लिए भी लेते जाओ। तुम भी कैसी बच्चों सी बातें करते हो? इसमें बचपने की क्या बात है? कोई उदार आदमी कभी इतनी कृपणता न करता है। मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी नहीं देखा जो अपनी बहू के गहने किसी गैर को दे दे। मैं गैर नहीं हूँ। हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतजाम कर रहा हूँ। अगर 100-200 की कोई चीज दे देते तो वह निष्फल न जाती। मगर धनवानों का हृदय धन के भार से दबकर सिकुड़ जाता है। उनमें उदारता के लिए स्थान ही नहीं रहता। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आती। बार बार चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। कुछ बादल हो आए हैं और बार बार बिजली चमक उठती है। सहसा प्रकाश चपाई से उठ खड़ा हुआ। उसे चंपा का आभूषणहीन अंग देखकर दया आई। यही तो खाने पहनने की उम्र है और इसी उम्र में इस बेचारी को हर एक चीज के लिए तरसना पड़ रहा है। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आ गया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फीट की ऊंची दीवार थी। वह दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलो। अगर वह जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूंगा, कैसा चकरा दिया। यह कह दूंगा, मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया। मैंने भी उसके पीछे पीछे आया कि देखूं क्या वह क्या करता है। अगर संदूक की कुंजी मिल गई तो फिर फतह है। किसी को मुझ पर संदेह ही न होगा। सब लोग नौकरों पर संदेह करेंगे। मैं भी कहूंगा, साहब नौकरों की हरकत है, इन्हें छोड़कर और कौन ले जा सकता है। मैं बेदाग बच जाऊंगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर ले लूंगा। फिर धीरे धीरे एक एक चीज चंपा को दूंगा जिसमें उसे कोई संदेह न होगा। फिर भी वह जीने से उतरने लगा तो उसकी छाती जोरों से धड़क रही थी। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा, सुनते हो, बड़ा गजब हो गया। रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर गहने की संदूक उठा ले गए। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी हो तब तो। वो संदूक ले गया जिसमें ब्याह के गहने रखे थे। न जाने कैसे कुंजी उड़ा ली और न जाने कैसे उसे मालूम हुआ कि इस संदूक में संदूक रखी हुई है। नौकरों की कार्रवाई होगी। बाहरी चोर का यह काम नहीं है। नौकर तो उनके तीनों पुराने हैं। नियत बदलते क्या देर लगती है। आज मौका देखा, उठाकर लेकर गए। तुम जाकर जरा उन लोगों की तसल्ली तो दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी, तुम्हारा नाम ले लेकर। कहती थी कि बेचारा महीनों इन गहनों के लिए दौड़ा, एक एक चीज अपने सामने जचवाई और चोर दाढ़ीजरों ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश चटपट उठा और घबराता हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया माताजी। मुझसे तो अभी अभी चंपा ने कहा। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे बैठे हुए थे। बोले,
कहीं से नहीं, कोई ताला नहीं, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी। समझ में नहीं आता चोर आया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया। ब्याह सिर पर खड़ा है, कैसे क्या होगा। भगवान तुमने दौड़ धूप की थी, तब कहीं जाके चीजें आई थी। न जाने किन मनहूस शायद से लग्न आई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठकुराइन ने विरोध किया, अरे नहीं भैया, नौकरों में ऐसा कोई नहीं है। 10-10 हजार रुपए यूं ही ऊपर रखे रहते हैं, कभी एक पाई भी नहीं गई। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़ कर कहा, तुम क्या जानो, आदमी का मन कितना जल्दी बदल जाता है। जिसने अब तक चोरी नहीं की वह कभी चोरी न करेगा, यह तो नहीं हो सकता। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी करवाऊंगा। कहीं माल उड़ा दिया होगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो आप ही कबूलेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा। कहीं उन्हीं के घर में तलाशी ले ले तो अनर्थ हो जाए। बोले, पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात करवाना व्यर्थ है। पुलिस माल तो न बरामद कर सकेगी। हाँ, नौकरों को मारपीट भले ही लेगी, कुछ नजर भी उसे चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा ही स्वांग खड़ा कर देगी। मेरी तो सलाह है कि एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछा जाए। ठाकुर ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों की सी बातें करते हो। प्रकाश बाबू, भला चोरी करने वाला अपने आप कबूलेगा। तुम मारपीट भी तो नहीं करते। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फिजूल मालूम होता है। माल बरामद होने से रहा, उल्टे महीनों की परेशानी हो जाएगी। प्रकाश, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर, कोई लाभ नहीं। हाँ, अगर कोई खुफिया पुलिस हो तो चुपके चुपके पता लगावे तो अलबत्ता माल मिल जाए, लेकिन यहाँ ऐसी कोई पुलिस नहीं है। तकदीर ठोक कर बैठे रहो और क्या। प्रकाश, आप बैठे रहिए, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं। मैं उन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा। ठकुराइन, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है। किसी का नाम निकल भी जाए तो मुझे संदेह ही न रहेगा। किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो। पर चोर आया बाहर से, तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर, हाँ, जरा अपने कोठे पर तो देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाजा तो खुला नहीं रह गया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे द्वार बंद कर लेता हूँ। हाँ, कोई पहले से मौका पाकर कोठे पर चला गया हो तो वहां छिपा बैठा रहा हो तो बात दूसरी है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पांव की रगड़ के निशान दिखाई दिए। जहां पर प्रकाश का पांव पड़ा था वहां का चूना लग जाने के कारण छत पर पांव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे, संकोच के मारे कुछ कह न सकते थे। प्रकाश ने उनके मन की बात खोल दी। इससे तो स्पष्ट होता है कि चोर मेरे ही घर में से आया। जब तो कोई संदेह ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या होता है। माल तो जाना था सो चला गया। अब चलो आराम से बैठे, आज रुपए की कोई फिक्र नहीं होगी। प्रकाश, मैं आज ही वह घर छोड़ दूंगा। ठाकुर, क्यों, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रकाश, आप कहें, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे से बड़ा भारी अपराध लग गया। मेरा दरवाजा 9-10 बजे तक खुला ही रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया, संभवतः 2-4 दिन में फिर आ घुसे। घर में अकेली एक औरत सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर वह तो रसोई में बैठी है, उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ जाए तो जरा सी भी आहट नहीं मिल सकती। मैं घूम घाम कर कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में तो देर होती ही रहेगी। इधर का रास्ता बंद हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इस चोरी को सारी जिम्मेदारी मेरे सिर है। ठकुराइन डरी, तुम चले जाओगे भैया, तब तो घर और फाड़ खाएगा। प्रकाश, कुछ भी हो माता जी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी गफलत से चोरी हुई, उसका मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो।
अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।